फ्रेंड्स, आज लॉ ऑफ एविडेंस के लेक्चर सीरीज का मैं 17th लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं आपको। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जैसा आप जानते हैं कि जो डिफिनीशन सेक्शन 3 में दी गई है उसमें डॉक्यूमेंट्री और ओरल दोनों तरह के एविडेंस एक्ट में एविडेंस होते हैं, चाहे लिथोग्राफी हो, चाहे फोटोकॉपी हो, चाहे प्रिंटिंग हो, चाहे पेड़ की छाल हो, चाहे चमड़े की छाल हो, चाहे कोई पत्ता हो, चाहे अशोक की लाठ हो, कोई भी खंभा हो, इसमें कुछ भी लिखा गया होता है वो सब डॉक्यूमेंट होता है और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि किस तरीके से उसे अडॉप्ट किया गया है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, हमने डिस्कस किया था पिछले किसी लेक्चर में कि ओरल एविडेंस सबसे खराब एविडेंस है, सबसे वीक एविडेंस है, क्योंकि ओरल एविडेंस की क्रेडिबिलिटी मिनिमम होती है। आदमी झूठ बोलता है, वो हियर से भी हो सकती है, आई विटनेस भी हो सकती है। तो अगर आई विटनेस है तब तो उसकी कुछ वैल्यू होती भी ओरल एविडेंस की, लेकिन अगर हियर से एविडेंस है उसकी कोई वैल्यू मिनिमम बहुत कम होती है, उन एक्सेप्शन को छोड़ करके जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। तो आज हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहे हैं। सेक्शन 59 में क्लियरली कहा गया है कि ओरल एविडेंस कंटेंट्स का नहीं दिया जा सकता। 59 में कहा गया है कि कंटेंट को छोड़कर आप ओरल एविडेंस सारा दे सकते हैं। तो कंटेंट को छोड़ के क्या एविडेंस हुआ? कंटेंट को छोड़ के एविडेंस हुआ जो आपका स्टैम्प पेपर हुआ, या जैसे रसीदी टिकट हुआ, इस तरह की चीजें जो सब्सिडियरी हैं, जो डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होती, वो ऑटोमेटिक पार्ट होती है, जो जिसको प्रूव करने की जरूरत कोई कोर्ट को पे नहीं होती है। तो 59 में इनका एविडेंस तो आप दे सकते हैं। हाँ, हमने 70 रुपए का टिकट लगाया था, हमने 100 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदा था, मुहर लगी थी नहीं लगी थी, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पर था कि नहीं था, लेकिन लिखा क्या है उसमें, इसका एविडेंस आप 59 में नहीं दे सकते। तो कंटेंट्स का एविडेंस दिया जाता है सेक्शन 61। तो 61 से लेकर के सेक्शन 66 तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एडमिसिबल होता है। 61 में कहा गया है, जो 59 में मना किया गया है, 59 में मना क्या किया गया है कि कंटेंट का ओरल एविडेंस नहीं हो सकता। अब 61 में कहा गया है, उसी चीज को अलग ढंग से कहा गया है कि अगर कंटेंट का एविडेंस देना हो तो वो एविडेंस केवल डॉक्यूमेंट्री हो सकता है। तो प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट से ही प्रूव करने की होती है। अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, कोई एग्रीमेंट है, कोई सेल डीड है, कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो उसकी दूसरी कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी है वही एविडेंस में होगी। या तो वही कॉपी होगी जो कोर्ट के सामने रखी गई है, या उसकी कोई दूसरी कॉपी। आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट तैयार होता है, उसकी 2 कॉपियां तैयार होती हैं, 3 कॉपियां तैयार होती हैं। ये सारे कॉपियां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, प्राइमरी एविडेंस होती हैं, उनको कोर्ट के सामने आप पुटअप कर सकते हैं। 61 में यही कहा गया है कि अगर कंटेंट्स को प्रूव करना है तो डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया है उसे प्रूव करना जरूरी होगा। अब डॉक्यूमेंट 2 तरीके के हुए, एक प्राइमरी एविडेंस डॉक्यूमेंट हुआ, दूसरा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हुआ। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो ओरिजिनल होता है। जैसे आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया किसी कंपटीशन में, या एडमिशन कराने आप जा रहे हैं तो फोटोकॉपी लगाते हैं। एडमिशन के समय आपसे ओरिजिनल मांगा जाता है। तो ओरिजिनल मीन्स जो फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट तैयार किया था किसी अथॉरिटी से, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी जिसने डॉक्यूमेंट तैयार किया था, चाहे वो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे कंप्यूटर अथॉरिटी हो, चाहे बोर्ड का चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, जिसके सिग्नेचर से वो डॉक्यूमेंट पहली बार निकला होगा वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। अगर हमारे कोई किताब है तो किताब की जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट होगी, जो हमने हाथ से लिखा होगा,
या एक टाइप करके सिग्नेचर किया होगा वही ऑर्डिनल डॉक्यूमेंट होगा, जो उसकी प्रिंटिंग होगी वो सेकेंडरी होगी। तो इस तरीके से जो ऑर्डिनल डॉक्यूमेंट होता है उसकी चाहे जितनी प्रतियां निकाल लीजिए आप, जितनी कॉपी निकाल लीजिए, पहली बार जो भी कॉपी निकलेगी सब ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट कहलाएगी। उसके बाद जो रिप्रिंट होगा, जो फोटो स्टेट होगी, वो सारी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगी। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे 61 में लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ केवल डॉक्यूमेंट से हो सकता है। इसी को और मैं आपको एडवाइस करूँगा जब 61, 62, 63 पढ़ें, जो डिस्कस कर रहा हूँ, सेक्शन 69(1) और सेक्शन 91 और 92 जरूर पढ़ लीजिएगा। इन दोनों सेक्शंस में बेस्ट एविडेंस रूल दिया गया है। कभी कोई सवाल आता है व्हाट इज द बेस्ट एविडेंस, तो बेस्ट एविडेंस है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसका एविडेंस दिया गया है, जिसका डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 91, 92 में। तो यहां जब बात करते हैं 61 में, हमने बताया आपको कि डॉक्यूमेंट चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट से प्रूव किया जाएगा, उसी से मिलान करके अंदाजा जाएगा, कोड अंदाजेगा कि ये सही है या गलत है डॉक्यूमेंट। दूसरी चीज 62 में डिफाइन किया गया है प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। तो प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस होता है जैसे मैंने बताया जो फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया हो, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है, और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा गया हो या किसी मैकेनिकल प्रोसेस से जो पहली बार प्रिंटिंग में आया हो, जो पहली बार फर्स्ट इन ए टाइम इज प्राइमरी डॉक्यूमेंट। उससे जो भी डॉक्यूमेंट तैयार होंगे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होंगे। 61 में डिफाइन किया गया है कि प्राइमरी, 62 में डिफाइन किया गया प्राइमरी एविडेंस क्या है। 63 में डिफाइन किया गया व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस। जैसे हमने बताया, तो सेकेंडरी एविडेंस क्या हो सकता है? सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है जैसे सर्टिफाइड कॉपीज हैं, जिसको नकल बोलते हैं, जो कचहरी से आप लेते हैं या कहीं से लेते हैं, यूनिवर्सिटी से लेते हैं, उसको नकल बोलते हैं। दूसरी सर्टिफाइड कॉपीज होती है, अटेस्ट करके तहसीलदार देगा कि हाँ ये, या जजमेंट में जो आप कोर्ट से लेते हैं, कभी सर्टिफाइड कॉपी निकाल दो, तो सर्टिफाइड कॉपी जो होती है वो सेकेंडरी एविडेंस होती है, क्योंकि प्राइमरी डॉक्यूमेंट तो कोर्ट में ही रखे होते हैं। जो जज डिक्टेट करता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। जब कभी डाउट आएगा, जब कोई क्वेश्चन आएगा कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी है फर्जी है सही है, तो कोर्ट में ओरिजिनल ऑर्डर क्या हुआ था वही निकाला जाएगा। तो 62 में पहला कहा गया है, 5 तरह के डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जिसमें कहा गया कि पहला क्या है, सर्टिफाइड कॉपीज सेकेंडरी एविडेंस होती है। दूसरा है ओरिजिनल से जो भी आप बनाते हैं, चाहे फोटोकॉपी बनाएं, चाहे प्रिंटिंग करें, चाहे कार्बन कॉपी तैयार करें, वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। तीसरा क्या होगा कि जो आप प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स देख के लिखते हैं, जैसे जिसको नकल बोलते हैं, देख रहे हैं एक दूसरी कॉपी बना रहे हैं। अब तो बहुत कम होता है क्योंकि मैकेनाइज्ड सिस्टम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आने के बाद अब हाथ से लिखने की जरूरत नहीं होती। पहले बहुत यूज होता था। एक टाइम था जब हम लोग जब एग्जाम दिया करते थे IAS वगैरह का, तो हाथ से उतारते थे कि ये कौन सा कॉलम कौन सा प्रभाव भरना है, चाहे नाम का कॉलम हो, चाहे सर्विस का कॉलम हो, चाहे फादर कॉलम हो, सब हाथ से लिखा जाता था। अब तो प्रिंटिंग फॉर्म में आ गया है। ये सारे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो जो ओरिजिनल से तैयार किया जाए वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। और इसके बाद चौथा आप देखेंगे जो काउंटर फाइल्स होते हैं, जैसे आप एडमिशन कराने जाते हैं या दशहरे की रसीद आप देखेंगे कि एक पन्ना फाड़ के आपको दे दिया, दूसरा पन्ना अपने पास रख लिया। यूनिवर्सिटी की रसीद आप लेते हैं तो एक पन्ना फाड़ के आप दे दिया, और आधा जो परफोरेटेड फाइल होते हैं अपने पास रख लेते हैं। तो जो परफोरेटेड फाइल आपके पास आई वो प्राइमरी एविडेंस आपके लिए हुई, और जो दूसरी कॉपी जो यूनिवर्सिटी के पास रही वो कॉपी प्राइमरी एविडेंस यूनिवर्सिटी के लिए हुई, मगर आपके लिए सेकेंडरी एविडेंस होगी। तो जब आप मुकदमा करेंगे कोर्ट कॉलेज के लिए, मान लीजिए हमको फीस जमा किया, क्लास में बैठ नहीं दे रहे हैं, तो इट इज प्राइमरी एविडेंस फॉर यू। लेकिन जब यूनिवर्सिटी मुकदमा करेगी तो दूसरी कॉपी यूनिवर्सिटी के लिए प्राइमरी एविडेंस हो जाएगी। इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस काउंटर फाइल के केसेस में हमेशा रिलेटिव होती है। और लास्ट में जब कुछ न मिले तो ओरल डॉक्यूमेंट्स लास्ट में आता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ भी मिल जाए, जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, प्राइमरी नहीं मिला, सेकेंडरी मिला, सेकेंडरी नहीं मिला, तो ओरली मिल गया। तो 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो सीरीज में, क्रम में
1 by 1 डॉक्यूमेंट के रूप में प्रूफ किए जा सकते हैं। अब इसके बाद जो तो सेक्शन 61 में क्या है कि डॉक्यूमेंट्स कोई भी एविडेंस ओरल ना होकर के डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए। दूसरा क्या है 62 में क्या है, 62 में डिफाइन किया गया प्राइमरी एविडेंस क्या है, 63 में डिफाइन किया गया सेकेंडरी एविडेंस क्या है। 64 में कहा गया है कि जहां तक हो सके हर एविडेंस को प्राइमरी डॉक्यूमेंट से प्रूव करो। तो डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए जैसा 61 में कहा, और 64 कह रहा और एम्फसाइज कर रहा है कि जहां तक हो सके प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल एविडेंस होना चाहिए। और सेकेंडरी एविडेंस केवल आप तभी दे सकेंगे जब प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल न हो। तो जब आप प्रूव करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया था बर्डन ऑफ प्रूफ में, सेक्शन 104 में, सेक्शन 104 में कहा गया है कि जब आप कोई एविडेंस कोर्ट के सामने रखते हैं, कोई फैक्ट रखते हैं, तो अगर उसके पहले के फैक्ट प्रूव करने की जरूरत है उसे भी कोर्ट के सामने प्रूव करना होगा। उसके पहले का फैक्ट क्या है, आप अगर सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हैं तो पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका प्राइमरी एविडेंस या प्राइमरी डॉक्यूमेंट गायब हो गया है, बह गया है, दिमक लग गया है, या ऐसे ढंग से स्पॉइल हुआ है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, या तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप उसे बचा नहीं सके, मतलब जानबूझ करके गायब नहीं होना चाहिए। बस जैसे अब अल्लाहपुर में बाढ़ आ गई मान लीजिए, तो रातों रात बाढ़ आ गए तो सारे पेपर गायब हो गए, लोगों को पता नहीं लगा। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जब इस तरीके से गायब होते हैं, स्पॉइल होते हैं, तब कोर्ट कहता अच्छा ठीक है, आपके पास अगर कोई फोटोकॉपी दे दीजिए, जो कुछ बचा वही दे दीजिए, तब आप सेकेंडरी एविडेंस देते हैं, जिसको मेंशन किया गया सेक्शन 65 में। सेक्शन 65 में कहा गया है ऐसे कौन सी कंडीशंस हैं जब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, जब आपका प्राइमरी एविडेंस गायब हो चुका होता है। तो पहला क्या है, अब देखिए सीरीज दी गई है, उसी सीरीज में मेंशन किया गया है। तो एक तरीका तो हो सकता है, एक रीजन ये हो सकता है कि वो आपका जो अपोनेंट है, जो आपके खिलाफ विपक्षी है, वो चाहे प्लेंटिफ हो डिफेंडेंट हो, उसके पास उसने कब्जा लिया हो गलत सही तरीके से, तो आपको क्यों देगा वो। तो एक तरीका, एक रीजन ये हो सकता है अगर अपोनेंट के पोजीशन में है और उसके पोजीशन से आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता प्राइमरी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, तब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। दूसरा, अब देखिए जो आपका अपोनेंट होगा, अपोनेंट मींस या तो डिफेंडेंट या तो प्लेंटिफ, तो उस अब डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है, लेकिन अब उसके पास किस तरीके चली गई है। मान लिया कभी परिवार में झगड़ा नहीं, चाचा भतीजे थे, झगड़ा हो गया, चाचा रख लिया, भतीजा रो रहा बैठ करके। तो ऐसे केसेस में अगर मुकदमेबाजी केस में आपके अपोनेंट के पास वो डॉक्यूमेंट होता है, तब आप ले सकते हैं कि मेरे पास वो है नहीं, मेरे अपोनेंट के पास है, पोजीशन में है और वो हमको देगा नहीं। दूसरा रीजन ये है जब आप दूसरी पार्टी कोर्ट में प्रूफ एडमिट कर ले, जब आपका एविडेंस एक्ट एडमिशन बता रहे थे सेक्शन 22, 23, 28 बता मैंने आपको, पढ़िएगा उसको, उसमें कोई अगर डॉक्यूमेंट एडमिट हो जाता है तो कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर अपोनेंट आपका एडमिट कर लेता कि हाँ भाई ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। तो सेकेंडरी एविडेंस देने की दूसरी कंडीशन तब नहीं होगी जब आपका अपोनेंट ये कहेगा कि हाँ मैं इनकी बात को एडमिट कर रहा हूं। तीसरी कंडीशन हो सकती है, जैसे मैंने बताया, गायब हो गया हो, डिस्ट्रॉय हो गया हो, उसके कंटेंट्स ऐसे हो जो एकदम दिखाई न पड़ रहे हो, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो उसको आप प्रूव कर सकते हैं एज सेकेंडरी एविडेंस। और इसके बाद आप देखेंगे जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए कि बैंक का कोई लेजर है, अब लेजर तो बहुत बड़ा होता था, अब तो कंप्यूटर होने लगा, तो कंप्यूटर उठा के तो लाएगा नहीं वो, या किसी ऐसी मान ली पुरानी कोई लिटिगेशन है जिसमें पुराना मैटर है, तो आज 10 साल 15 साल पहले का, तब तो कंप्यूटर यूज नहीं होता था। तो ऐसी जो इनकन्वीनियंस हो, जिसको मूव करके कोर्ट में लाना डिफिकल्ट हो, या ऐसे कोई चीज पिलर पे लिखी हो, वो पिलर तो आप खिसका नहीं सकते, ला करके कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में जहां प्राइमरी एविडेंस को मूव करके कोर्ट में लाना इम्पॉसिबल हो। और इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है जब ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट कोई पब्लिक, जब
सेकेंडरी एविडेंस जो आप दे रहे हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो। पब्लिक डॉक्यूमेंट इसको कहते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू चिट्ठी हो या कोई म्यूजियम का कोई पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हो महाभारत की या 20 साल 25 साल 30 साल पहले की। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी होता है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है रखा जाता है, जैसे अब तहसील की कोई डॉक्यूमेंट है, खतौनी है, खसरा है, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इनकी सर्टिफाइड कॉपी अगर आप कोर्ट प्रोड्यूस करेंगे तो कोर्ट इनको प्रेफरेंस देकर के मानेगा, अगर ओरिजिनल नहीं है तो भी, जब तक कोर्ट में कोई डाउट न हो। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें कई कॉपियां लगी हो, कई लेटर्स हो, कई बहुत चीज का इनुमरेशन हो, तो आप लाने वाला कहेगा साहब तो कैसे ले आएंगे, तो कोर्ट कहेगा कि इसको एक्सपर्ट से इसको आप ये वैलिडेट कराइए, इसकी जो समरी हमको बना के दे दीजिए। तो ये पॉइंट्स हैं, इसमें अगर अकाउंट्स हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हैं या बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कोर्ट कह सकता है कि पूरे लाने की जरूरत नहीं है, उसका जो भी रेलेवेंट पार्ट हो या उसकी जो समरी हो उसको उसका एक्सट्रैक्ट किसी सेटिस्फैक्टरी एविडेंस से अप्रूव करा करके, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हुआ, उससे अप्रूव करा के कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको कि पहले प्राइमरी एविडेंस जहां तक संभव हो 64 में देना चाहिए, और 64 में अगर अवेलेबल नहीं हो, जेन्युइन काज उसके अवेलेबल ना होने का हो, जेन्युइन काज मैंने आपको गिनाया कि ये 7 रीजन दिए गए हैं 65 में, अगर उनकी वजह से प्राइमरी एविडेंस नहीं मिल रहा है, गायब हो गया हो, उसका सेकेंडरी एविडेंस आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर अब आप इसमें आप देखिए 2000 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आई उसमें 65A 65B जोड़ दिया गया। तो 65A में कुछ नहीं है, 65B कह रहा है कि अगर डिजिटल डॉक्यूमेंट हो तो कैसे प्रूफ करेंगे, जो तरीका 65B में लिखा गया है वही तरीका उसी तरीके से प्रूफ करेंगे। तो डॉक्यूमेंट अगर डिजिटल है तो वहां पर यह क्वेश्चन नहीं है कि वो प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा, उसमें क्वेश्चन ये होगा कि जो मेंशन किया गया 65B में कि कंप्यूटर आपका आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं, नंबर 1, नंबर 2 कंप्यूटर का ऑपरेटर एक्सपर्ट है कि नहीं है, नंबर 3 जो कंप्यूटर में फीडिंग की गई थी उसका सोर्स क्या था, चौथा कंप्यूटर में जो फीडिंग की गई थी या जो आउटपुट निकाला गया था उसी समय निकाला गया जब कंप्यूटर ऑपरेट चलता रहता है, जब कंप्यूटर का टाइम जैसे 10 से 5 ऑफिस का टाइम है उसी टाइम होना चाहिए। और 5वां पॉइंट कि जो कंप्यूटर का आउटपुट हो, जो कंप्यूटर की प्रिंटिंग हो, या अगर कंप्यूटर मैग्नेटिक फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनाइज्ड फॉर्म में, जो मान ली कैसेट बना लिया आपने, तो दैट शुड बी साइंड बाय या आइडेंटिफाइड बाय एन ऑफिसर या मैनेजर, मैनेजमेंट में जो आदमी है उसका सिग्नेचर होना चाहिए या उसका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो 64 और 64 में प्राइमरी एविडेंस आपको देना चाहिए, 65 में कंडीशन दी गई कब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, और 65A 65B रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब बात करेंगे तो वहां प्राइमरी सेकेंडरी का क्वेश्चन नहीं होगा आपके सामने, वहां यह होगा कि वो तो क्योंकि सारा ही डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर में सारा प्राइमरी होगा, 10 प्रिंट निकालें 10 प्राइमरी होगा। हाँ, उसकी जो फोटोस्टेट कॉपी होगी या उसकी जो अटेस्टेड कॉपी होगी वो होगा सेकेंडरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, ये ऑल अबाउट द एविडेंस। तो 59 में कहा गया है कि आप ओरल एविडेंस केवल कंटेंट को छोड़कर बाकी सब दे सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह दे सकते हैं। 60 में तो अलग चीज थी, 60 में तो हियर्स एविडेंस था, मैंने डिस्कस किया था उस दिन। 61 में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट एविडेंस आप प्राइमरी दे सकते हैं डॉक्यूमेंट या सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं डॉक्यूमेंट से। 62 में डिफाइन किया गया प्राइमरी एविडेंस है क्या, 63 में डिफाइन किया सेकेंडरी एविडेंस है क्या। 64 में कहा गया है कि एविडेंस जहां तक हो प्राइमरी एविडेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और अगर प्राइमरी एविडेंस न मिले तो 65 में कहा गया है कि एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस से भी दिया जा सकता है। 65A 65B में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे
प्रूफ किया जाएगा। ये है पूरा। एक चीज और बताऊं आपको, सेक्शन 65 में, सेक्शन 66 में नोटिस की बात की गई है। मतलब जब आप किसी को एविडेंस देने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो ये जरूर है उस आदमी को नोटिस जरूर पहुंचनी चाहिए कि आपको ये एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, अदरवाइज एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो नोटिस में अगर उसको नोटिस पता है, या नोटिस की कॉपी अगर कोर्ट में रखी है, या अगर नोटिस खुद ही डॉक्यूमेंट है, या नोटिस के बारे में उसे जानकारी खुद ही है, तो नोटिस जरूर उसको नहीं पड़ती, अदरवाइज नोटिस देना जरूरी होती है। थैंक यू। जो फोन साइलेंट पे आया था उसका तो रिकॉर्ड आया ही होगा। प्रयाग का फोन आ गया, साइलेंट पर था और ये गिर गया था बीच में। अच्छा, गिर गया था, कहाँ से निकल गया था, रिकॉर्ड उसके बाद किए हैं। नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है अभी। ऑन रहेगा, रिकॉर्ड हो रहा है अभी। ये सब आ गया, नहीं हो रहा, ये सब जो हम लोग बोल रहे हैं ये सब रिकॉर्ड हो गया।